अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। ब्यूरो रिपोर्ट में हम हमेशा जो ताज़ा तरीन और अहम तरीन इशूज़ होते हैं उनको लेकर आपके सामने आते हैं और डिस्कस करते हैं अपने माहिरीन के साथ, ब्यूरो चीफ्स के साथ, जो सारा दिन मुख्तलिफ इवेंट्स को और ख़बरों को कवर करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनको बहुत डीपली फॉलो करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हमने दो अहम मौज़ूआत के साथ उसको तरतीब दिया है। आज का हमारा पहला मौजू जो है वो सूबा सिंध और वफाक के दरमियान जो कश्मकश की एक नई लहर जो है गुज़श्ता 2 रोज़ से चली है। इशारे दिए वफाक के एक नुमाइंदे, वफाक के वज़ीर फ़रोग़ नसीम साहब ने कि आर्टिकल 149 जो है वो कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से उसको नाफिज किया जा सकता है, उसको इन्वोक किया जा सकता है। बाद में उन्होंने अगरचे कुछ मज़ाद बयान दिए, लेकिन उनके इस बयान के बाद और उनके इस बयान से पहले ही हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सूबे की हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी था। ये सिलसिला अब भी जारी है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे तफसील से कि इस मौजू के पस पर्दा क्या वजूहात हैं, किस चीज़ का शख्साना है और ये आगे चल कर मौजू जो है ये किस हद तक आगे जाएगा और इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं और वफाक और सूबे में कश्मकश में कमी आएगी या इजाफा होगा। दूसरा मौजू, आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन से खिताब किया। हर पार्लिमानी साल के आगाज़ पर सदर मुमलकत खिताब करते हैं, जिसमें एक तरह का वो पूरे साल को, गुज़रे साल को वो एनालाइज भी करते हैं और आने वाले साल के लिए हुकूमत को कुछ एडवाइस भी करते हैं। एक तो सदर का खिताब हुआ, दूसरा सदर के खिताब के दौरान आज हंगामा आराई हुई। अपोजिशन ने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया और जितनी देर तक सदर साहब खिताब करते रहे उतनी देर तक अपोजिशन अपनी सीटों पर नहीं बैठी, बल्कि उन्होंने स्पीकर के सामने डाइस पर खड़ा होकर एहतजाज किया, नारेबाजी की, प्ले कार्ड लहराए और कुछ अपोजिशन के अरकान जो थे वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि सबसे अगली नशिस्त पर बैठते हैं उनके करीब आकर भी नारेबाजी करते रहे। तो ये जो रविश है, ये जो रवैया है, जो तरीक़ाकार है, इस पर भी बात करेंगे। सदर का खिताब कैसा था इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमने आगाज़ करना है आज कराची की सूरत हाल पर। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे चारों ब्यूरो चीफ, लाहौर से अनवार हाशमी साहब, कराची से रफ़त साहब, पेशावर से फरजाना अली और कोयटा से मुजीब साहब। हमारे चारों साथियों को खुशामदीद। रफ़त, आज शुरू करते हैं आपसे। कल भी रात जब हम बात कर रहे थे कराची के हवाले से, तो उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वफाकी वज़ीर कानून जो हैं उनका एक बयान जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 149 जो है वो नाफज किया जा सकता है, तजवीज़ दी। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो अपने इस बयान पे तो कायम रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि हमने ये फैसला कर लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये एक तजवीज़ है उनकी। सिचुएशन यूँ लगती है जैसे कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, इस तरह की इसकी सिचुएशन है। कभी वो तरदीद करते हैं, कभी वो तस्दीक करते हैं, लेकिन उनके इस बयान से आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? क्या इसके पीछे जहन क्या कार फरमा है? वफाक जो है वो क्या चाहता है? और सिंध में ये जो 149 के नफाज की तजवीज़ गई है उसको किस तरह से देखा गया है? जी रफ़त। देखें, ये जो कुछ हुआ, मैं आपसे यही कहूँ। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी कल हुआ, जो उन्होंने बात की, यूं ही नहीं की। वफाक की मंजूरी के बगैर वो बात नहीं कर सकते थे। ये एक टेस्टिंग थी, रिएक्शन देखना था। रिएक्शन बहुत शदीद आया, आपने देखा। यकीनन बाद में सियासतदान यही कहते हैं कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक से हटाकर पेश किया गया। ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी बयान दिया बहुत सोच समझ के दिया, मंजूरी से दिया, और वो टेस्टिंग थी और वो आने वाले दिनों में जो कुछ भी होना है वो उसी रोशनी में होना है। तो ये उन्होंने करके देख लिया। लेकिन एक बात ये ज़रूर हुई कि वफाकी वज़ीर कानून जो एक मंझे हुए, आप कह सकते हैं, वकील भी हैं, कानूनदा भी हैं, और उनकी जो आईनी उमूर पर बड़ी दस्तरस है, तो उनके इस बयान ने ये काम ज़रूर किया कि उन्होंने सिंधी कौम परस्तों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, GDA को, सबको यकजा कर दिया और सब एक ज़बान होकर एक ऐसा लगने लगा कि नया सूबा बनने जा रहा है। हालांकि सूबा बनने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कराची के साथ एक बार फिर सियासत हो रही है और सब मिलकर सियासत कर रहे हैं। हाँ, अलमिया यह है कि इस बार की सियासत में तहरीक इंसाफ और MQM एक पेज पर हैं, एक दूसरे की तायीद कर रहे हैं। हालांकि माजी में जो भी ताल्लुकात दोनों के रहे, और इस सारे खेल में, सारे मामले में मैं समझता हूँ कि MQM के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। बहुत तहरीक इंसाफ के लोग बहुत डेस्परेट हैं, वो
किसी भी तौर कोई भी तरीका आजमाया जाए, वो सिंध की हुकूमत हासिल करना चाहते हैं और बरमला उसका इजहार भी करते हैं। उनके अरकान असम्बली मुतादिद जगहों पर ये कहते हुए पाए गए हैं कि जल्द उनकी हुकूमत बनने वाली है। और मेरे ख्याल में ये बात उस लिहाज से भी दुरुस्त लगती है कि आपने देखा कभी मेहरों का मामला आता है कि मेहरों के जरिए बातचीत हो रही है, वो आते हैं यहाँ पर, फिर प्लांटेड खबरें जो हैं वो प्लांट कराई जाती हैं कि सिंध में कोई नया धड़ा बनने जा रहा है, पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, फिर उसके बाद खबरें आती हैं। तो मेरे ख्याल में फ़िलहाल ऐसा नहीं है, मुश्किल पेश ज़रूर आ रही है। वफाकी हुकूमत की भी ख्वाहिश है, तहरीक इंसाफ की भी ख्वाहिश है, MQM की भी ख्वाहिश है कि सिंध की हुकूमत की बिसात लिपेट दी जाए, लेकिन वो मुमकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ये सारा मामला चल रहा है और इस सारे मामले में कराची के शहरी सफ़र कर रहे हैं। अली जैदी साहब के बारे में कहा गया कि उन्हें इस्तीफा दिलवा कर मेयर लाया जाएगा, फिर वो इस बात से ताइब हो गए। वो शहर की सफाई करने के लिए आए थे, वो नहीं कर पाए। इस सारे मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये नहीं कहूँगा, मैं उन्हें बरी जिम्मा करार नहीं दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है 10 साल उनकी हुकूमत रही, कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ये मौका मिल रहा है। और अब भी कराची के शहरियों के साथ मजाक हो रहा है, कराची के शहरियों को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और इस लड़ाई में ये माजराई किस करवट बैठेगी इसका कुछ नहीं पता, लेकिन ये आगे चलकर कोई और रुख इख्तियार कर सकती है। बड़ा अच्छा एनालिसिस किया कि ये जो सूरत हाल है वो आगे चलकर कोई और रुख कर सकती है। अनवर साहब, आपसे पूछूंगा कि जब से PTI की हुकूमत बनी है वफाक में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, तब से कशमकश का सिलसिला जारी है। कभी ये आँच जो है तेज़ हो जाती है, कभी आँच सर्द हो जाती है, कभी महाजराई तेज़ होती है, कभी कुछ स्लो पड़ जाती है। कभी गवर्नर राज की बातें हुई हैं, कभी जो है वो कुछ वफाकी वज़रा ने कहा कि हम जल्द ही कराची में पहुंचेंगे और कराची पहुंचकर जो है वो सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे, हुकूमत तब्दील कर देंगे। ऐसी बातें होती रही हैं। कुछ रोज़ पहले जब कचरे की बातें बड़ी ज़ोर शोर से जारी थी, तो आपको याद होगा कि हमने भी बातचीत की थी कि कहीं कहीं एक तासर था कि शायद कचरे का बहाना करके कराची और सिंध की सूरत हाल को मीडिया हाइप क्रिएट करके तो असल मकासद कुछ और हैं। कहा यह जा रहा था कि बहाना कुछ और है और निशाना कुछ और है। क्या आप इस तासर को की सपोर्ट करते हैं कि ऐसी ही बात है, ये जो गुज़श्ता 1-1.5 माह से सिचुएशन थी, अब वो उसने यहीं पर आकर रुकना था और कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने वफाक ने मुदाखलत करनी थी, या वाक़तन आप समझते हैं कि इसके पीछे खालिस्तान अवामी मसाइल हैं, पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि चाहे हुकूमत मुंतखब हो जाए या अपोजिशन में हो, वो कोई भी अवामी फलाह का कोई काम भी करेंगे या किसी को एक नौकरी भी देंगे तो उसके सियासी मकासद होंगे, मौजूदा हुकूमत के दौर में भी होंगे और आने वाले इलेक्शन को भी मद्देनजर रखा जाता है। अब आप देखें कि आप थोड़ी सी इजाजत दें कि हम थोड़ा सा 149 को चंद लाइनों में समझ लें तो पूरे हालात आपको समझ आ जाएंगे। 149 को 18वीं तरमीम में बेशुमार शिकें खत्म की गई जब आसिफ अली जरदारी का दौर था, तो उसमें एक मसलहतन तमाम कौमी इदारों और जितने भी फरीक थे उनकी आरा पर मबनी इसकी कुछ शिकें जो है वो बरकरार रखी गई, क्योंकि इसी में कौमी मफाद था, इसी में दिफाई मफाद था, इसी में अस्करी मफाद था। क्योंकि अगर सूबों को बाख्तियार कर दिया जाता है और ऐसी सूरत पैदा होती है, और ये शिक उस वक्त लागू होती है जब वफाक में कोई और पार्टी हो और सूबे में कोई और पार्टी हो जिसके खदशात हों कि शायद वफाक मदाखलत कर रहा हो और वो उसको इजाजत ना दे। मसलन सिर्फ चंद लाइनों में ये है कि इसकी जो शिक 4 और 3 इसको बरकरार रखा गया 149 की, उसकी ये है कि कौमी और अस्करी नौयत की अगर कुछ तामीरात हैं या ज़राए मवासलात हैं उसको तामीर करना, या इक्तसादियात को इतने खतरात लाक हो गए हैं कि वो कौमी मफाद से टकराने लगे हैं। बड़ा आर्टिकल 149 वाज़ेह है हाशमी साहब, ये आर्टिकल जो है बड़ा वाज़ेह है कि जो आपने मिसाल दी कि कुछ अगर मवासलाती इंटरेस्ट हैं या कोई अस्करी इंटरेस्ट हैं तो उसके हवाले से इसमें इशारा दिया गया है। कचरे का कम से कम जिक्र नहीं है। आइन का जो आर्टिकल 149 है जिसका जिक्र हो रहा है, इस पे हम एक पैकेज देख लेते हैं। पैकेज के बाद फरजाना अली और मुजीब साहब की तरफ जाएंगे। इस पहलू, इसके साथ जो मजीद पहलू जुड़े हैं उनके एनालिसिस के लिए एक पैकेज देखते हैं।
कराची में कचरे की सियासत और फिर कमेटी का खेल, उस पर शुरू हो गया अब आर्टिकल 149 का शोर। बिलावल भुट्टो ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आर्टिकल को कराची पर कब्जे की कोशिश करार दिया। इस ऐलान के बाद जहां उन्होंने अपने हाथ दिखा दिया कि हमने कराची को लॉ को अब्यूज करके गैर आईनी तरीके से कब्जा करना है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। बिलावल ने विफाक पर वाजे किया कि जुल्म एक हद तक बर्दाश्त हो सकता है। कल बांग्लादेश बना था, अगर जुल्म करते रहे तो कल सिंधु देश भी बन सकता है। कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। बिलावल ने इस दौर को मुश्किल दौर करार दिया। कहा, कठपुतली हुकूमत ने आइन पर हमले किए, क्या कराची को इस्लामाबाद वाले चला रहे हैं? MQM अरकान इस्तीफा दें और हुकूमत घर जाए। बिलावल के बयान पर MQM भी जलाल में आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने करारा रद्द अमल दिया। सिंध हुकूमत पर कराची के वसाइल पर कब्जे का इल्जाम धर दिया। आर्टिकल 140A पर उसकी रूह के मुताबिक, आइन के मुताबिक अमल दरामद हो रहा होता तो शायद दूसरे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी कहा, कराची की बेहतरी के लिए किसी भी आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। MQM और PTI मामले पर यक जबान हो गई। दोनों तंजीमों के अरकान कहते हैं कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सुलूक किया जा रहा है। आर्टिकल 149 कराची के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया। हुकूमत सिंध अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रह चुकी है। कोई हाल भी ये कमेटी जब भी कराची की देखेगी तो उसको देखना पड़ेगा कि हुकूमत सिंध को किस तरह कंट्रोल में लाया जाए कि वो अकाउंटेबल भी हो, आंसरेबल भी हो और डायरेक्शन लेस ना रहे और मकासद की तरफ बढ़े। मुझा सिंध जा हुक्मरानो ड्रामो न कयो, कम कयो, काम करो। कुछ नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सिंधड़ी को कुछ नहीं हो रहा, काम करो। तुमने तबाह किया सिंध को। कराची के साथ सोतेली माँ का जैसा सलूक हो रहा है, कराची के मसाइल को हल करने के लिए जो भी कानूनी और आईनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, हम उसके साथ। मेयर कराची वसीम अख्तर भी आर्टिकल 149 के हक में बोल पड़े। कहा, शहर की अबतर सूरत हाल को सुधारने के लिए आर्टिकल इस्तेमाल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो चीजें होती हैं उसको फौरी किया जाता है। आज ICU में है कराची, अगर आज आप कोई ऑर्डर करेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट होते होते 6 महीने साल लगते हैं। हमारे यहाँ प्रोसीजर इतना बड़ा है। जो भी आईनी एग्जाम होगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटी। नून लीग ने आर्टिकल 149 को मानने से ही इनकार कर दिया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने इस इकदाम को सिंध पर हमला करार दिया। इसमें तो ना सूबाई हुकूमत की मर्जी है, ना पाकिस्तान का आइन इजाजत देता है, ना ही आप पार्लियामेंट जा रहे हैं और आपने एक फैसला कर लिया कि 149 आप लगा देते। तो ये इतना डेंजरस है कि मेरा तो ख्याल ये है कि या तो इमरान खान को पता नहीं है या उनको पता है तो वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि सिंध को तकसीम करें। अपोजिशन के तमाम इख्तिलाफात अपनी जगह, सदर मुमलिकत ने भी आर्टिकल 149 की हिमायत कर दी। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची के मौजूदा निजाम में ही मसाइल हल करने की गुंजाइश है। कराची के हालात को ठीक करने के एतबार से मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसमें भी बड़ी गुंजाइश है। सिंध गवर्नमेंट और कराची का मेयर मिलकर और गवर्नर मिलकर सिर्फ कराची नहीं बाकी सिंध के मामलात को भी देखे और इन चीज़ों को इम्प्रूव करे। अवामी नुमाइंदे कुछ भी कहें, अवाम को तो बस कराची की सफाई चाहिए। इमरान खान को ये ख़ास तौर पे देखने की ज़रूरत है कि इदारों में चेक एंड बैलेंस थोड़ा सा देखें कि कौन कौन कंसर्न अथॉरिटी है जो प्रॉपर अपनी चीज़ों को काम नहीं कर रही है और सियासत कौन कर रहा है। मसला हल नहीं होगा, बेकार है। वो भी कितने अभी आए हैं, एक वफाकी गवर्नमेंट लेकर आती है आर्डर और एक मेयर साहब देते हैं, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 70% इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि आर्टिकल है क्या चीज़। लोगों को आने ना आने से वो देख रहे हैं मुझे सफाई चाहिए, बस वो मस्जिद भी जा रहा है, कीचड़ में जा रहा है। कराची वालों ने अपना फैसला सुना दिया। कराची पर सियासत नहीं चलेगी, कराची को उसका हक चाहिए, मसाइल का हल चाहिए। आर्टिकल 149 के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करूंगा फरजाना से। फरजाना, आप ये बताइएगा
कि मुख्तलिफ सियासी जमातों का रिएक्शन तो आपने देखा है, लेकिन जो सिंध की हुक्मरान जमात है उसके को चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी तफसीली, और उन्होंने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए। बाज़ उनके रिमार्क्स जो हैं उनके हवाले से कंट्रोवर्सी भी बनी हुई है। उन रिमार्क्स को और सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के रवैये को, रिएक्शन को आप किस तरह से एनालाइज करती हैं? क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी अब डेस्परेट हो रही है और उसकी डेस्परेशन जो है उसके अल्फाज और उसके रवैये से जाहिर हो रही है? जी फरजाना। जी बिल्कुल जॉय साहब, देखें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पिछले कुछ अरसे से हो रहा है और खुसूसन सिंध को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जरदारी साहब भी और फिर उनकी फूफो भी दोनों जेल में भी हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी कुछ इस तरह से जा रही है कि उनकी तरफ से कोई भी हतमी बात नहीं आ रही होती। बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें या ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, आप आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हशर देख लें, वहाँ क्या हुआ। नून लीग एक तरफ चली जाती है, फिर अगर मौलाना साहब की बात करें उनके साथ भी साफ जवाब दिया जाता है। तो मुझे वाकई लग ऐसे रहा है, आपकी बात से मैं इत्तफाक करूंगी कि वाकई ये बहुत मुश्किल में लग रहे हैं। और आज तो जितनी हद कर दी बिलावल भुट्टो ने कि बांग्लादेश की भी मिसाल दे दी, सिंधु देश की भी मिसाल दे दी, जिसको जाहिर है एक बहुत इस क्रिटिकल मोड़ पर बहुत अजीब सा समझा जा रहा है। एक तरफ मतलब वफाक की तरफ से उठाए गए इकदाम या वाजे किए गए, अभी तो उठाए नहीं गए लेकिन कहे गए इकदाम हैं, दूसरी तरफ से इस तरह का रिएक्शन है। फिर ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी थोड़ी सी परेशान नजर आ रही है। आप उनके सिंध में बैठे हुए लोगों के भी अगर बयानात देखें तो उनमें भी मुझे कुछ ऐसा वाज़ेह पैगाम मिलता हुआ नजर नहीं आता। सिर्फ एक ऐसा है कि जैसे वो फंस गए हैं, जैसे वो कुछ कर नहीं सकते या उनको फांस लिया गया है, इस तरह मुझे एक फ्लेवर जो है या चीज जो है वो दिख रही है कि वाकई पीपल्स पार्टी इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और मुजीब साहब का जो इनपुट है वो लेते हैं। मुजीब साहब, आज की ये जो आर्टिकल 149 है, एक तरफ तो फरजाना का ये तज्जिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान भी लगती है, डेस्परेट भी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस मौजू पर सिंध में मजबूत होती नज़र आती है। जो वफाकी हुकूमत के अलाइज हैं, GDA हैं, पीर साहब पघाड़ा की आज जो गुफ्तगू थी बहुत वाज़ेह थी। फादर राहुल साहब जो थे उनकी गुफ्तगू जो थी वो भी हमने टिकट की सूरत में पढ़ी। फिर मुस्लिम लीग नून है और जमातें हैं जो कौम परस्त हैं, वो सारी की सारी इस आर्टिकल 149 की तजवीज़ की मुखालफत करती नज़र आती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि इसी मुश्किल में से पीपल्स पार्टी के लिए आसानी भी है, इसी कमज़ोरी में से उसके लिए तकवीर का रास्ता भी मिल रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है अपने जो उसके अपने अलाइज हैं, थादी हैं, वो भी उसके साथ नहीं खड़े? जी मुजीब। तारिक साहब, एक बात कहना चाहूँगा, इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान को देखना चाहिए कि उनके इत्यादी या उनके जो साथी हैं क्या वो उनके लिए मसाइल पैदा नहीं कर रहे। एक ऐसे मौके पे जब हम कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं, मशरकी सरहदों पे भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ जारी हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के अमेरिका से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, वो सरहदी टेंशन भी है, ऐसे में कौम को इकट्ठा करने की जरूरत थी। कल वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में जलसा भी करने वाले हैं, फोकस कश्मीर था। फिर न जाने उनके इत्यादियों को क्या सूझी कि कराची में 149 का राग लाभ दिया। कल तक जो अपोजिशन कश्मीर पे वजीर आजम के साथ थी, आज वो कश्मीर पुल के 149 की बात कर रही है। बिलावल भुट्टो के मुंह से सिंधु देश की बात निकली, वो भी बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि इस तरह की बातें हम बलोचिस्तान में सुनते रहे हैं, फरजाना खैबर पख्तूनख्वा में सुनती रही है। इस तरह की आवाजों को तकवीयत मिलेगी, पीपल्स पार्टी न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि बहुत मजबूत होगी, क्योंकि जो सिंधी कौम परस्त हैं, सिंध के लिए तो वो खड़े होंगे। एक ऐसे मौके पे जो हमारे पास मशरकी महाज पे इंडिया बैठा हुआ है और अफगानिस्तान वाला महाज भी हमारे लिए खुला हुआ है, कौम को मुतहद करने की जरूरत थी। एक नया शोशा छोड़ दिया गया, कराची के कचरे को लेके इतना बड़ा इशू बनाया गया, उसको लेके कि 149 की बात होने लगी। इससे वजीर आजम के लिए भी नुकसानदेह और ये वफाक के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इससे जो जहर फैलेगा वो सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगा, ये फिर बलोचिस्तान में भी सराहियत करेगा, केपी में भी सराहियत करेगा। वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक किए, वजीर आजम को, अपने वज़रा को, अपने साथियों को
रोकना चाहिए इन चीजों से कि वो नए इश्यूज न छेड़ें। कम से कम जनरल असेंबली के खिताब तक तो इंतजार कर लेते कि उस तक भी सब्र नहीं किया गया और नया शोषण छोड़ दिया। कल यौम यकजहती भी मनाना है, कौम ने बाहर भी निकलना है और उसके साथ मुजाहरे भी होंगे 149 के खिलाफ, तो सारी यकजहती दरी की दरी रह जाएगी और रुख बदल जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है मुजीब साहब जो आपने उठाया है कि ये मौका ऐसा है कि इस वक्त इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, ना कि नए नए मसाइल को छेड़ने का, और ना ही ये मौका है कि इस वक्त नई कंट्रोवर्सीज़ को जन्म दिया जाए। यह हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे, अगला सेगमेंट में आएंगे, तो हम सदर मुमलकत का जो आज जॉइंट सेशन से खिताब था उस पर बात करेंगे और उस खिताब के दौरान जो अपोजिशन का एहतजाज था उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हुई आर्टिकल 149 के हवाले से। अब हम बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी साहब का आज जो जॉइंट सेशन से खिताब था। पहले तो मैं पूछूंगा, फरजाना से शुरू करेंगे। फरजाना, आज जो खिताब था उसको किस तरह से आप देखती हैं? जो नुकात उठाए गए वो आपके ख्याल में बड़े अहम थे। कश्मीर की बात की उन्होंने पाक चीन दोस्ती की बात की, फॉरेन जो हमारे रिलेशन है उनके बारे में बात की, उसके अलावा सोशल इश्यूज़ पर उन्होंने बड़ी ख़ास तौर पे बातचीत की है, क्लाइमेट चेंज की है, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की है। तो उनका जो ओवरऑल खिताब था आज पार्लियामेंट साल के आगाज़ पर, कैसा लगा आपको? खिताब से पहले वो एक बात रह गई थी कि जो हम बार बार जोर दे रहे हैं और मुजीब कह रहा है कि ऐसे मौके पर कि जबकि हमें यकजहती की ज़रूरत थी, ये मामलात कर दिए गए, 149 की बात कर दी गई, या इसी तरह के जो दूसरे मामलात हैं। मैं इस पे थोड़ी सी एक बात करना चाहूँगी कि देखें, हम कितने अरसे से, जब से कश्मीर का ये इशू शुरू हुआ है, आप में हम सब इस प्रोग्राम में भी बैठकर और टीवी के बहुत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी अगर आप देखें तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि यकजहती की जरूरत है। लेकिन मुझे ये बताएं कि किस मकाम पर ऐसा हुआ कि हुकूमत ने इन बातों को मद्देनजर रखा? लगता ये है कि उन्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ रहे ना। मतलब उनके उन बातों से यही आज अभी खिताब पर आ जाते हैं, उनकी इन बातों से लग रहा है, उनके रवैयों से, उनके अमल से लग रहा है कि उन्हें किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जिसके साथ एक पेज पे हैं बस उनको और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो एक बात। दूसरी बात आपने बात की कि सदर साहब की, बिल्कुल सदर साहब की बातें बड़ी ज़बरदस्त है। आपको पता है कि वो एक विजनरी इंसान है, मुख्तलिफ चीज़ों पर उनका होल्ड भी है, ये सारे कुछ है। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या हम बातें सिर्फ बातों की हद तक करेंगे? बातों की हद तक तो बात नहीं होती। सर आपकी बारी आएगी, अपना रफा साहब आपकी बारी आएगी सर इसके बाद। 140 अच्छा मैं बारी नहीं, रफा साहब हमने वो खत्म कर लिया ना, मगर रफा साहब हमने बात सुन लेना सर, हमने वो मौजू खत्म कर लिया, अगले मौजू पे बात करनी है हमने। आगे चलिए। जी फरजाना। मेरी तो उसमें बात अधूरी रह गई है, एक मुकम्मल नहीं हुई है। रफा साहब मुझे इजाजत है सर, आगे बढ़ाने की वक्त थोड़ा है सर, आपकी बारी आती है, बात कर लेते हैं। जी फरजाना। मैं ये कह रही थी कि बातें सिर्फ बातों की हद तक, तकरीरें बड़ी खूबसूरत होती हैं, वो तो आप देखें तकरीरें तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? खवातीन की आपने इशू की बात की, मैं खातून हूँ, मैं खातून के इशू को उठा लेती हूँ। मुझे ये बताएं कि उनके अपने सूबे में जहाँ पर 7वां साल हो गया हुकूमत है, आज तक खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ बिल पास नहीं हो सका। पीछे 15 साल से वो असम्बली में पड़ा हुआ है और वो पास नहीं हो सका। वो क्यों नहीं पास होगा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो जब ये जो बातें कर रहे हैं ना, बातें करना बड़ा, हम सब गुफ्तार के गाजी हैं। अब देखें ना, कश्मीर को हमने बस एक लिहाज से आज़ाद भी करवा लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकली क्या नजर आया है वो मुझे उनके जो कोर्ट में बाल जो है वो नजर नहीं आ रही है। 1 साल इधर, 7 साल इधर, वो चीजें जो है ना, बहुत सारी जो ऐसे ख्वाब बना के पेश की जाती हैं, उसको अमली तौर पर अभी तक हम नहीं देख सकते। तो तकरीर अच्छी थी, लेकिन अमली तौर पर आएगी तो फिर मैं बताऊंगी आपको कि क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, रफा साहब चलते हैं। रफा साहब एक तो बताइएगा कि आपने जो 149 पे जो बात अधूरी आपकी रहेगी वो भी कीजिएगा मुख्तसर तौर पर। दूसरा ये बताइएगा कि आज जो सदर साहब का खिताब था पार्लियामेंट साल के आगाज़ पर, जब गुज़श्ता साल हुकूमत संभाली गई तो पहले इजलास में भी जब प्राइम मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट लिया, हंगामा हुआ, और आज 1.25 साल बाद सदर साहब ने खिताब किया तो आज भी हंगामा हुआ।
क्या आप समझते हैं कि एक साल पहले जहां से हम चले थे आज एक साल बाद भी वहीं खड़े हैं और कुछ तब्दीली नहीं आई? इस दौरान कोई कोशिश नहीं की कि मामला बेहतर हों, इजलासों में हंगामे ना हों और सदर साहब जो कि एक हमारा बड़ा पुरवकार ओहदा है, हमारी ममलकत के सरबराह हैं, मसल्ह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं, कम से कम उनकी जो खिताब है उस मौके पर कुछ अफ़ाम तफ़हीम की फ़ज़ा पैदा की जाए? जी रफ़त जी, बहुत अच्छी तकरीर थी, जिसने भी लिखी बहुत अच्छी लिखी और अमूमन सदर मुमलिकत की तकरीर अच्छी ही लिखी जाती है, उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा नाप तोल के किया जाता है। मगर मैं इस सारे मामले में ये कहूँगा कि हम सियासी बालिग नजरी का मुजाहरा किसी तरफ से नहीं हो रहा और तमाम बातें इंटरलिंक हैं एक दूसरे से, चाहे वो 149 का मामला हो, सदर मुमलिकत का खिताब हो। सदर मुमलिकत का ताल्लुक कराची से है और सदर मुमलिकत कराची के मामला को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं, लेकिन इस सारे मामले में मुफाहमत की एक जो बात की जाती है उसमें हुकूमत का भी एक फर्ज बनता है। वजीर आजम वजीर आला से बात करने के लिए आमादा नहीं है। अगर ये सब इस शहर से इतने ही लॉयल है, ये सब इस शहर को अपना समझते हैं, तो आपस में मिल बैठ के बातचीत करने में क्या जाता है कि अगर वजीर आजम यहाँ आ जाए, गवर्नर वजीर आला को साथ बिठाएं, मेयर को बिठाएं, MQM को बिठाएं और कहें कि इस शहर के हवाले से हमें आगे लेकर चलना है, हमें मिलकर काम करना है, जबानी बातें नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, अमली मुजाहरा करके दिखाएं। देखिए ये शहर जिस तरह ये शहर बहुत भारी रेवेन्यू देता है और खजाने को पैसा देता है, इसी तरह इस शहर का दिल भी बहुत बड़ा है, तो बहुत वसअत मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी और सियासत करने के बड़े मौके उनके हाथ आएंगे। और इस सारे मामले में सदर मुमलिकत को कहीं ना कहीं इंटरवीन भी करना चाहिए कि इस मामले को सुलझाएं। वो एक तहम्मुल मिजाज शख्सियत के हामिल शख्स हैं, कराची की सियासत को बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं, लिहाजा अब हमें तख्ता मश्क ना बनाया जाए कराची को और सियासत खत्म करके बात की जाए। और आपने जहाँ तक बात की उनकी तकरीर की, वो मैं आपसे कह चुका हूँ कि वो अल्फाज का चुनाव होता है, उसी तरीके से वो तकरीर की जाती है, अमली मुजाहरा सामने आना चाहिए। अनवर साहब आप ये बताइएगा कि क्या ऐसी सूरत मुमकिन थी कि आज का जो इजलास था, पार्लियामेंट के सेशन से खिताब था, उसमें हंगामा राय को रोका जा सकता था, अपोजिशन को इंगेज किया जा सकता था? हमने देखा है माजी में, आप भी पंजाब असम्बली कवर करते हैं, बाकी साथी भी अपने अपने सूबों की असम्बलियाँ कवर करते हैं, हमेशा जब इस तरह का अहम मौका हो तो इजलास से पहले स्पीकर साहब इंगेज करते हैं अपोजिशन को, हाउस में एडवाइजरी कमेटी बैठती है, वो पैरामीटर्स तय कर लेते हैं। एहतजाज तो सब लोग करते हैं, लेकिन एहतजाज के भी कुछ हदूदों की तय कर ली जाती हैं। लेकिन हमने देखा है कि आज का इजलास शुरू हुआ, कोई इजलास नहीं हुआ अपोजिशन के साथ, कोई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी नहीं बैठी, कुछ उसकी अखलाकियात तय नहीं की गई और नतीजा यह निकला कि जितनी देर सदर साहब खिताब करते रहे उतनी देर हंगामा होता रहा। तो एहतजाज को अवॉइड किया जा सकता था, कोई सूरत थी इंगेज करने की? तारिक साहब मैं 2-3 मिनट जरूर आपसे चाहूंगा। सदर मुमलिकत के जितने भी खिताब आज तक हुए हैं उसमें आपने भी देखा है कि 90% ऐसा ही हुआ है कि अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया है, चाहे वो फारूक लगारी का दौर हो या आने वाले जो सदूर थे उनका दौर हो, उन पे चूड़ियाँ भी फेंकी गई, उन पे मुसवदात भी फेंके गए और बड़े सख्त एहतजाज सामने आए हैं। इसलिए ऐसी आइडियल सिचुएशन तो बहुत ही मुश्किल है और इस दफ़ा जो आप कह रहे हैं कि अफाम तफहीम पहले चैम्बर में तय कर लिए जाते, ये तब पॉसिबल था क्योंकि बहुत तवील अरसे बाद ऐसा है कि उन अपोजिशन की क़यादतें ही जेल में पड़ी हुई हैं, इवन कि उनके प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं हो रहे, तो ऐसा फिर पुरसकून माहौल कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर ही हो सकता है, जो कि हुक्मरान जमात की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। इवन के जो आईनी हक था प्रोडक्शन आर्डर का, उस पर भी वो मामला तय नहीं कर पाए, इसलिए एहतजाज उनका एक हक था जो उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। बात करते हैं सदर मुमलिकत की। सदर मुमलिकत से मौजूदा हुकूमत जो PTI की है, जिस बोल्ड अंदाज में एजेंडा लेके आए हैं, तो तवक्को की जानी चाहिए कि इनकी पार्टी से मुंतखब होने वाले सदर मुमलिकत भी कुछ न्यूट्रल जायजा भी लेंगे। एक तकरीर कोई शक नहीं है बहुत अच्छी की है, बज़ाहिर लग रहा था कि फिलबदी कर रहे हैं और उन्होंने तमाम मंशूर के जो पॉइंट्स थे उन पे क्या क्या अमल दरामद हुआ है उसका भी हवाला दिया है, लेकिन वो पार्टी के मुकम्मल तर्जुमान लग रहे थे। पूरी तकरीर मैंने भी सुनी है, एक नुक्ते पे उन्होंने हुकूमत को नसीहत की है कि बेहतर होगा अगर बिजली और सुई गैस के बिलों में कमी लाने की कोशिश करें। इसके अलावा उन्होंने एक सब अच्छा ये तो उन्होंने अवाम की बात की, अवाम के दिल की बात की। अवाम तो चाहते हैं कि बिजली के बिलों में कमी है, तो यह है, तो ये आप समझते हैं कि ये तो अवामी जज्बात की तर्जुमानी की उन्होंने। जी तारिक साहब, बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये उन्होंने तर्जुमानी की है,
लेकिन उनके पास ही ग्राउंड थी, वो और भी कई नसीहतें कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब तो वो 18वीं तरमीम के बाद सदर के पास वो इख्तियार भी नहीं है कि उनसे डर लगे कि जैसे सदर इसहाक और फारूक लगारी जो है वो करप्शन के इल्जाम भी लगा दिया करते थे, इसलिए ऐसा डर तो मौजूद नहीं था। चाइना की मिसाल उन्होंने बड़े तंजिया अंदाज में, ज़ूमानी अंदाज में दी है कि वहाँ करप्शन करने वालों को किस तरह निपटा गया है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो उनसे भी जो है कुछ ना कुछ हासिल करें, यानी कि उनका मकसद था कि कोई ऐसे मामलात ना करें जो करप्शन में इस वक्त गिरफ्तार लोग पड़े हुए हैं। ये एक ज़ूमानी बात थी। बाकी यकीनन खारजा अमूर पे, दाखिला अमूर पे उनके बहुत अच्छे जो है वो पॉइंट्स थे। और एक बात ज़रूर है कि जब वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में इस वक्त जितना मीडिया आज़ाद है पहले कभी नहीं था, उस वक्त अपोजिशन का जो एहतजाज था वो पीटीवी उसका एक क्लिप भी दिखाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए इस तरह की बातों से अंदाजा हो रहा था कि उनकी बातों का मुकम्मल असर इसलिए नहीं होगा कि वो एक न्यूट्रल अंदाज में जायजा नहीं ले पाए। ये मेरी राय है। जी तारिक साहब। जी मुझे साहब ये बताइएगा कि हाशमी साहब ने जिक्र किया प्रोटेक्शन ऑर्डर का, क्या आप समझते हैं कि जो आज का एहतजाज था उसके पीछे एहतसाबी अमल था, उसके पीछे ये जो आर्टिकल 149 की तजवीज़ चल रही है उसका गुस्सा था, या फिर ये है कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सके? आपने देखा होगा कि कुछ अरकान जो कि जेलों में हैं, एहतसाब की चक्की में हैं, एहतसाब के अमल से गुजर रहे हैं, उनकी तस्वीरें उनकी जमातों के लोगों ने उनकी सीटों पर रखी। तो क्या आज का एहतजाज जो था वो इन्हीं मौज़ूआत का गिर्द घूमता था? और क्या आप समझते हैं कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाते, जो कि जाहिर है इससे पहले भी जारी होते रहे हैं, कश्मीर के मामले पे जॉइंट सेशन था तो लोगों को बुला लिया गया था, और बजट का सेशन था तो उस वक्त भी लोग आते थे, तो अगर आज भी MNAs आ जाते तो इसमें क्या हर्ज होता, उसमें क्या नुकसान हो जाता? कम से कम हंगामा रही से तो बचत हो जाती। जी चाहती है कि हंगामा हराई हो जाए और ये मामूल का सेशन ना हो, क्योंकि अगर वो मामूल का सेशन करना चाहती और सदर के खिताब को अपोजिशन को सुनवाना चाहती तो प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो सकते थे, कम से कम एक दिन के लिए लोगों को लाया जा सकता था, कम से कम 149 के मामले को एक आध रोज के लिए टाला जा सकता था, एहतसाब के हवाले से जो उनके वुज़रा बयानात दे रहे हैं उसको भी वक्ती तौर पे रोका जा सकता था, लेकिन ये सब नहीं किया गया और इसका मकसद ये था कि हंगामा आराई हो। ये कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और जितना जोर अपोजिशन ने दिखाया, तो अगर आपने देखा हो पार्लियामेंट में तो ज्यादा नारेबाजी 149 के मसले पे ज्यादा हो रही थी। एहतसाबी अमल तो अपनी जगह, प्रोडक्शन ऑर्डर भी अपनी जगह, लेकिन इस 149 ने इतना ज्यादा उछाला इसको गया कि मामला हद से बिगड़ गए। सदर मुमलिकत जब कश्मीर की तहरीक आज़ादी, पाकिस्तान की हिमायत, यकजहती की बातें कर रहे थे, तब भी वहाँ पे कश्मीरियों के हक में नाराबाजी नहीं हो रही थी, हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी हो रही थी। और ये बड़ी अफसोसनाक बात थी कि सदर मुमलिकत बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सदर नहीं, एक तर्जुमान का किरदार अदा कर रहे हैं PTI के। और उस मौके पे जब कम अज कम अपोजिशन और हुकूमत को यकजा होकर उसको सुनना चाहिए था, वो भी नहीं सुना गया। तो ऐसा मामलात लग रहे हैं कि हुकूमत खुद भी मामलात को खुद टेढ़ा रखना चाह रही है, सीधा करना नहीं चाह रही, चाहे वो एहतसाब के अमल से हो, हवाले से हो, प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हो। मामलात को इसी गुमगुम की कैफियत में रखा जा रहा है ताकि खुल के कोई चीज ना हो सके। फलाना सदर साहब ने जो उनकी तकरीर आपने देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, उसके आगाज़ में फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स का जिक्र है। ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त को इंडिया ने एक एनेक्स किया, 370 को ख़त्म करके कश्मीर को अपने साथ उसका इल्हा ख़त्म किया, उसके हवाले से अब तक पाकिस्तान ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, सदर साहब ने बड़ी तफसील से जिक्र किया और कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से कहाँ खड़ा है। तो आप समझती हैं कि जो आज का जो उनका पार्लियामेंट से खिताब था वो आगे चलकर उसकी रोशनी में जो पाकिस्तान इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारी सिचुएशन जो है वो टेंस है, वेस्टर्न बॉर्डर पे अमेरिका के साथ जो तालिबान के मुज़ाकरात का एक प्रोसेस चल रहा था वो किसी वजह से हाल्ट हो गया है, तो उस तकरीर के में दिए गए जो रहनुमा असूल हैं उसको आगे लेकर चला जाए। तो एक वक्त आएगा कि हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर बैठना पड़ेगा और मिलकर बैठ के पूरी कौम को एक आवाज़ होकर इस मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ख़ासतौर पर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स को। जी फरजाना।
देखिए, ये तो फिर हुकूमत की विल पर डिपेंड करता है। मुझे तो अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत कहीं भी ये सोच रही है कि वो अपोजिशन को अपने साथ बिठा ले। आपने देखा कि कई मौके ऐसे आए कि जहां पर ऐसा हो सकता है। आप खुद सारे लोग ये मिसाल दे रहे हैं। आपने अपने सवाल में कहा कि इतने अहम इजलास के मौके पर भी वो हुकूमत को साथ लेके नहीं चल रहे, उसको कुछ कहा नहीं गया, कोई प्लान नहीं किया गया। इसके अलावा पीछे आप अगर तारीख पर नजर डालें पिछले 1 साल में, या कोई भी आप हवाला उठा के देख लें, कहीं भी उन्होंने अपोजिशन को साथ लेके चलने की जहमत गवारा नहीं किया। अगरचे ये जो कश्मीर का मसला हुआ था, शुरू में कहा गया कि इस तरह से कोई कमेटी वमेटी का भी जिक्र हुआ, लेकिन क्या प्रैक्टिकली हमने क्या देखा? कुछ भी नहीं था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने पहले भी ये कहा है कि हुकूमत, मुझे ऐसे लगता है, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लगता है कि हुकूमत इस जोम में मुब्तला है कि उससे, या तो इस जोम में मुब्तला है कि उससे अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आते हैं, जैसे शेख रशीद कुछ दिनों में ये कह रहे थे कि मैंने उनको ये मशवरा दिया कि यूं कर लें, तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब इस तरह तो हम अपने मंशूर से हट जाएंगे। वो जो एक 1 पॉइंट उनका एजेंडा था मेन, कि हमने करप्ट लोगों को जेल में डालना है और फिर उनसे पैसे भी निकलवाने हैं, तो वो उनको ऐसे लग रहा है, जो उन्होंने कहा बारहा, कि हमें हमारे अंदर के फिर ये आवाजें आने लगती हैं कि फिर इस तरह तो फिर हम अपना वो मंशूर का वो पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर हमने इलेक्शन लड़ा है वो खो देंगे। तहरीके इंसाफ मतलब जिस बुनियाद पर खड़ी हुई है वो गिर जाएगी। तो ये उनके अंदर की आवाजें हैं, उनको ऐसा लगता है और वो इस चीज को फिर अवॉइड करने लग जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं कि या जोम है या फिर ये मसला है। अब कौन सा चीज ज्यादा ताकतवर है इसको फिर देखना पड़ेगा और आपको फिर कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे बड़ा अहम नुकता है कि जी मुझे इस अहम नुकता है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर नहीं आती। फिलहाल मुझे मूड नहीं दिखाई देता। जी, बड़ा अहम नुकता है। रफत, आपकी तरफ आऊँगा। रफत, आप ये बताइएगा कि एक तो हम ये सब लोग कह रहे हैं जी कि अपोजिशन ने जो है हंगामा किया और हुकूमत को चाहिए था कि उनसे बात करते, यकजहती के लिए फिजा पैदा करते। ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जो है वो जाहिर है वो तो अपोजिशन होती है, हुकूमत जो है वो गिविंग एंड पे होती है, उसको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जाहिर है ताली जो है वो दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है कि वो एहतजाज जब करे तो एहतजाज के जो एक नॉर्म्स हैं दुनिया भर में माने हुए, उन्हीं के मुताबिक एहतजाज करे। किताबें फाड़ना, स्पीकर के डाइस का गिराव करना और प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल सामने आकर खड़े होकर हंगामा की कोशिश करना, क्या ये अपोजिशन को भी चाहिए कि वो, उसको भी तो चाहिए कि अपने रवैये पे जरा नजरसानी करे, देखे कि वो एहतजाज जो कर रही है क्या वो एहतजाज के तकाज़ों के मुताबिक है या अपनी हदूद को फलांग रहा है? जी रफत, मैं कहूँगा कि ये मेरी ज़ाती राय है, मैं इसकी वजाहत कर दूँ आपको कि आप दुनिया भर की पार्लियामेंट में देखें, आपने देखा कुछ अर्से पहले कुछ वीडियो भी सामने आई थी, तो मेरे ख्याल में उसको देखते हुए जहाँ एक दूसरे को मुक्केबाजी, मारना, गिरेबान पकड़ना, उससे बेहतर है कि ये तो बहुत मौसम तरीका है कि आप एहतजाज कर रहे हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और माजी में रिवायत रही है इसी अंदाज से एहतजाज होता है। लेकिन इस सारे मामले में आपको स्पीकर कौमी असम्बली का किरदार जो है वो जानिबदाराना नजर आता है। आप ये देखें कि वो करना चाहते हैं, वो ऐवान को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का इतना दबाव है, इतनी गिरफ्त है वजीर आजम की कि उनके दबाव के आगे कोई शख्स कुछ नहीं बोलता। मेरे ख्याल में जो उनकी बात, वजीर आजम जिनकी बात सुनते हों, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्हें समझाना चाहिए हम एहतसाब से मना नहीं कर रहे। जिसने बेईमानी की है, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने कौमी दौलत को लूटा है, उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन उस सारे एहतसाब के रास्ते में एक स्मूथ पार्लियामेंट का चलना, इश्यूज को आगे लेके चलना, जहाँ हिस्ब इख्तिलाफ की जरूरत है उन्हें लेके साथ चलना। और मैं एक बात और एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि जब वजीर आजम यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं तो उन्हें हिस्ब इख्तिलाफ के कुछ अरकान को भी साथ लेके जाना चाहिए। ये भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और इस सारे मामले में कश्मीर कॉज में कोई भी पीछे नहीं है, हिस्ब इख्तिलाफ भरपूर तरीके से साथ है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई भी आदमी हो। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन जाएगा। और इस हुकूमत को कई मरतबा ये मौके मैसर आए हैं कि कहीं ना कहीं एक मुफाहमत का रास्ता, स्मूथ पार्लियामेंट के चलने का रास्ता, हुकूमत के आगे चलने का रास्ता निकल सकता था।
कई मौके ऐसे आए, लेकिन वजीर आजम ने हर मौका ज़ाया कर दिया। अब पता नहीं है उनमें क्या बात है ऐसी कि वो किसी चीज़ पे आमादा नजर नहीं आते हैं। अब मैं उसे क्या कहूँ आगे। ये तो वैसे कोशिश जो है हुकूमती वज़रा ने भी करनी होती है, उनकी टीम ने भी करनी होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद तो जाके लोगों से इस तरह से बात नहीं करते। पहले जाहिर है उनके इर्द गिर्द उनकी जो मशीन है, उनकी टीम है, वो ऐसा माहौल वज़रा है, वो उनके वज़रा की जो गुफ्तगू है वो रिफ्लेक्शन है। आप वो उसी अंतर्स की गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो कराची से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वज़रा हों या वफाक में या इस्लामाबाद या कहीं के भी हो, गुफ्तगू का तरीका वही है, धमकियों से शुरू करते हैं। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपने खिताबात में तो कहते हैं कि हमने एक कौम बनानी है, कौम को इकट्ठा करना है, कौम को ऊपर लेके जाना है, उसके अंदर यकजहती पैदा करनी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये यकजहती पैदा होगी। अब बात करेंगे अनवार हाशमी साहब। अनवार साहब, अगर एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है, मौजू तो यही है लेकिन उसका पहलू कुछ मुख्तलिफ है। ये जो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी कौमी असम्बली है, उसको 1 साल से कुछ ऊपर हो गया है। सदर साहब ने कुछ दिन पहले खिताब करना था लेकिन वो इससे पहले नहीं कर सके थे। बहरहाल अब पार्लियामानी साल का आगाज़ हो गया है। 1 साल पार्लियामानी परफॉर्मेंस जो है इस पार्लियामेंट की, इस कौमी असम्बली की, उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? बहुत अच्छी है, एवरेज है, या आपके ख्याल में जो है वो मुनासिब और अच्छी नहीं है? देखो असल में जिस तरह तवक्कुआत थी ना इनकलाबी जमात की, उसके लिए बड़े हौसले की ज़रूरत होती है, वरना पार्लियामेंट को एक हौसले से चलाना और एक तभी कानून साजी का अमल जो है वो होता है, वो अभी तक नज़र नहीं आया। जैसे अभी आज का भी आप देख लें तो इसमें 10% 5% तक मफाहमत की कोशिश नहीं की गई इजलास से पहले। तो इससे आप एक्सट्रीम सोच देखें, पीटीआई एक्सट्रीम सोच की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से बार बार मुजीब अहमद साहब भी कह रहे हैं कि ये वो टाइमिंग नहीं थी। यहाँ पे यकजहती की फिजा को बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। पार्लियामेंट का जायजा तो आप लेते रहेंगे, लेकिन जो आज के दिन भी जब वजीर आजम ने कल मुजफ्फराबाद में यकजहती का इजहार करना है जाके, वो फिजा कायम करने के लिए बिल्कुल पीटीआई तैयार नजर नहीं आ रही। तो मैं नहीं समझता कि वो वाला माहौल पीटीआई दे पाई है एक पार्लिमानी साल में, जिसकी वो बातें अपोजिशन में रह के किया करती थी कि वो जब आएगी तो बताएगी कि जमहूरियत कैसे होती है और इस पार्लिमान की इज्जत क्या होती है। तो वो पार्लिमान की इज्जत को बरकरार रखने में जो किरदार पीटीआई को खुद करना चाहिए था, मैं समझता हूँ वो नहीं कर पाई। आखिरी वक्त है, आखिरी टाइम है थोड़ा सा। अब मुजीब साहब आप बताइएगा, तनकीद तो सब करते हैं कि जी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मुनासिब है, कुछ लोग कहते हैं एवरेज है। आपके ख्याल में सजेस्ट क्या करेंगे कि इस पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए ताकि अगले साल जब पार्लियामेंट साल नया शुरू हो तो हम कह सकें कि इस पार्लियामेंट ने अच्छा काम किया है? सजेशन क्या है आपके ख्याल में, आपके पास? जी मुजीब तारिक साहब, पीटीआई जिस मंशूर पे आई है कम से कम उसी को आगे बढ़ा ले। जिन चीजों का वो वादा करके आई है उनकी कानून साजी करे, उसके लिए अमली इकदाम करे। कानून साजी होगी उस वक्त जब आप अपोजिशन जमातों को अपने साथ लेके चलेंगे। बसूरत दीगर 1.5 इंच की मस्जिद बना के आप ये मामला हुकूमती तो चला सकते हैं, पार्लिमानी निज़ाम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपोजिशन को साथ अब ये बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं है। सेनेट में भी अक्सरियत नहीं है, कौमी असेंबली में भी इतनी मेजॉरिटी दो तिहाई नहीं है कि कोई बड़ी कानून साजी करने, कोई आईनी तरमीम ले आए। उसके लिए आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको लचक दिखानी पड़ेगी, और वो जो अवामी अहमियत के मसाइल हैं उन पे कानून साजी का जो आप वादा करते आए हैं, वजीर आजम हमेशा वादे करते रहे, जलसों में भी, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, उन पे अमल दरामद होगा कानून साजी से। और कानून साजी होगी अपोजिशन को साथ लेकर चलने की से, और इसके लिए लचक दिखानी होगी पीटीआई को। अब वो वक्त नहीं रहा कि आप अड़ के बैठ जाएं। 1.5 इंच की मस्जिद बना के मामला को चलाया नहीं जा सकता ज्यादा से। ये बड़ी अहम बात है मुजीब के इस वक्त जो है हालात ऐसे हैं कि सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अलग अलग 1.5 इंच की जो मस्जिदें हैं वो बनाना मुनासिब नहीं होगा। असल ज़रूरत इस बात की है कि जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, सूबाई असम्बलियाँ हैं या दीगर जो भी फोरम्स हैं, वो सब परफॉर्म करें, सर्विस डिलीवरी करें और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की बात करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत और अपोजिशन चूँकि दोनों एक पेज पर होंगे तो उसके नतीजे में अवाम की फलाह बहबूद का काम हो सकेगा। मुजीब साहब आपका, रफ़त साहब आपका, अनवार हाशिम साहब आपका भी, और फरजाना आप सबका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की और अपने तफसीली एनालिसिस से नवाजा। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।